हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल इंग्लिश स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं ग्रामर का बेसिक, बिल्कुल जीरो से। ग्रामर को बिल्कुल जीरो से, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करके आपको डेली एक एक सीरीज चलेगी आज से ग्रामर की, और डेली आपको एक एक वीडियो सीरीज बाय सीरीज मिलेगा, जिसको आपको इंग्लिश का ए भी नहीं आता है फिर भी आप बेसिक से अगर कंटिन्यू वीडियो को वॉच करेंगे, मैं वादा आपसे नहीं करता हूं कि आपको इंग्लिश में कभी भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। तो आइए, आज से बेसिक इंग्लिश की स्टार्टिंग होने वाली है और आपको डे बाय डे प्रतिदिन एक वीडियो मिलेगा इंग्लिश पर। और आपको इंग्लिश से जितना भी डर लगता है ना, खत्म, डर रह ही नहीं जाएगा आपसे। तो आइए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि ग्रामर। अभी ग्रामर किस चिड़िया का नाम है भाई? तो ग्रामर की बात किया जाए ना, ग्रामर की अगर बात करें जाए तो ग्रामर भाषा का वह साधन है जो आपको सही ढंग से किसी सेंटेंस को बोलना और सही ढंग से किसी सेंटेंस को लिखा कैसे जाए, ये सारा चीज बताता जो है ना, वही तो है ग्रामर। आइए आज की वीडियो शुरू किया जाए। तो सबसे पहले बात किया जाए इंग्लिश की, तो इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, ये सब एक सब्जेक्ट हैं, लेकिन इंग्लिश की बात किया जाए ना तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है आपका। लैंग्वेज भाषा जो कि बोलचाल में बोली जाती है। अब उसी भाषा को, इस इंग्लिश के लैंग्वेज को सही ढंग से किस तरीके से लिखा जाए, एक सेंटेंस को कंप्लीट किस प्रकार से किया जाए, एक सेंटेंस में क्या क्या गलतियां हो सकती है लिखते समय, ये पूरा ग्रामर इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। तो आज से हम लोग ग्रामर की वीडियो स्टार्ट करने ही वाले हैं। तो इंग्लिश क्या हुआ, एक लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज में किसी भी सेंटेंस को करेक्ट फॉर्म में लिखा जाए कैसे, क्या क्या सेंटेंस की गलतियां हो सकती है लिखने में, ये सारी बातें ग्रामर में बताई जाती है और ग्रामर आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले बात किया जाए इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से हुई, तो एक लैंग्वेज है और हम लोग जो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं उसमें एज ए सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो अगर कहीं आपको इंग्लिश के पहले द इंग्लिश लिखा मिल जाए या द इंग्लिश, तो ये लैंग्वेज या फिर ये भाषा नहीं होगा, बल्कि यह अंग्रेजों को बता देगा। द इंग्लिश मैन, ये इंग्लिश मैन को रिप्रेजेंट करेगा, इसमें अंग्रेज को। तो हम लोग जब पढ़ने वाले हैं तो अंग्रेज नहीं, अंग्रेजों को तो पढ़ने वाले हैं नहीं, हम लोग अंग्रेजी के सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो इंग्लिश के पहले द लगा देना बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब बात किया जाए कि इंग्लिश के पहले द लगाना अगर गलत हो जा रहा है तो फिर इंग्लिश की स्टार्टिंग कैसे होगी? तो देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश के पहली बात तो द लगाना गलत होगा। अब जब इंग्लिश में सबसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या द इंग्लिश या इंग्लिश दोनों में से क्या सही है? तो आपका आंसर होना चाहिए इंग्लिश जो लैंग्वेज है, एज ए लैंग्वेज, एज ए सब्जेक्ट की बात की जाएगी तो इंग्लिश में द लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब इंग्लिश के पहले बाय चांस द लगा हुआ मिल गया आपको, तो ये इंग्लिश मैन, इट मींस अंग्रेजों को क्वालिफाई करने लगता है। तो फिर अंग्रेजों को तो पढ़ना है नहीं, हम लोगों को पढ़ना क्या है, ग्रामर। तो फिर द इंग्लिश नहीं हो सकता है। द इंग्लिश अगर कहीं लिखा मिला है तो एज ए सब्जेक्ट उसका यूज नहीं किया जाएगा। इट मींस द इंग्लिश पढ़ना नहीं है। अब बात किया जाए कि शुरुआती इंग्लिश कैसे होगी, तो देखिए बच्चों, शुरुआती इंग्लिश होती है अल्फाबेट से। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसमें भी आता है कि अल्फाबेट कितने हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अल्फाबेट कितने हैं? तो आपके माइंड में अगर आंसर चल रहा होगा कि 26 है, तो ये बिल्कुल गलत है। अल्फाबेट केवल ओनली 1 है और वो जो 26 है वो लेटर्स हैं। अल्फाबेट की कोई हिंदी अगर पूछना चाहे तो वर्णमाला होती है। अल्फाबेट की हिंदी क्या होती है? वर्णमाला। और अगर बात किया जाए वर्णमाला की, तो इसमें एक क्वेश्चन और जनरेट हो जाता है कि अल्फाबेट को क्या अल्फाबेट्स लिख सकते हैं? तो अल्फाबेट्स लिखा है तो ऐसा नहीं होता है। अल्फाबेट एक सिंगल नाम है जो कि रियल अरेंजमेंट ऑफ जितने लेटर्स है ना इंग्लिश में, उन सबको एक नाम दिया गया, वो अल्फाबेट उनका नाम है। और ये प्लूरल नहीं होता है, ये सिंगुलर ही होता है, इसलिए अल्फाबेट्स लिखा है कहीं तो वो गलत है, अल्फाबेट सही है।
अब बात किया जाए अल्फाबेट कहते किसको हैं, तो देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको अल्फाबेट दो वर्ड से मिलकर बिना वर्ड प्लस माला। अर्थात एक बात क्लियर हो जा रही है कि ये वर्डों की ही कोई माला होगी। इट मीन्स उसमें जो लेटर्स होंगे ना, लेटर्स को एक रियल कॉम्बिनेशन में बना करके रखा गया होगा, तो उसी को अल्फाबेट कर लेते हैं। इट मीन्स जो इंग्लिश में 26 लेटर हैं, 26 लेटर्स को एक सही क्रम में जैसे कंपोज करके रखा गया है ना, इसी सही क्रम को पूरे को क्या कह लेते हैं एक साथ, अल्फाबेट। अर्थात अक्षरों का वह व्यवस्थित क्रम, अर्थात अक्षरों का एक व्यवस्थित क्रम है, एक अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से रख दिया गया ना अक्षरों को, उसी को क्या बोल दिया गया, अल्फाबेट। तो आई होप आपको अल्फाबेट क्लियर हुआ होगा कुछ जरूर। अब आइए देखते हैं अल्फाबेट के बाद नंबर किसका आता है। तो अल्फाबेट की डिफिनेशन आपको क्लियर हो चुकी होगी कि द रियल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन राइट ऑर्डर इज कॉल्ड अल्फाबेट। अर्थात अक्षरों का एक व्यवस्थित क्रम, एक व्यवस्थित ढंग से रख देना अक्षरों को क्या कहलाता है, अल्फाबेट कहलाता है। अब आइए अल्फाबेट के बाद जब नंबर आता है ना, तो लेटर्स का नंबर आता है। लेटर्स हिंदी की बात किया जाए इसका तो अक्षर होता है। लेटर्स मीन्स अक्षर। अक्षर भी देखिए आपको यहां दिख रहा होगा कि दो लेटर से मिलकर बना है, अ प्लस क्षर। अ मीन्स क्या होता है, तो किसी भी वर्ड का अगर एंटोनिम्स बनाना रहता है, विलोम शब्द, तो अ नहीं लगाते, अर्थात अ मीन्स नहीं। जैसे सम्मान मीन्स सम्मान करना, और अपमान मीन्स सम्मान न करना। हित मीन्स किसी की भलाई करना, और अ लगा दिया मतलब अहित, यानी कि किसी की भलाई नहीं करना। इट मीन्स अ मीन्स होता है नहीं, अक्षर मीन्स होता है नष्ट होना। लेटर क्या है, लेटर क्या है, साउंड है। लेटर भी अपने आप में एक साउंड है, और साउंड कभी भी नष्ट नहीं होती है। इट मीन्स लेटर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी। ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर के जो अल्फाबेट है उनकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है ना, वही लेटर है, और ये कभी नष्ट नहीं होती है। तो कह सकते हैं कि अक्षर का सबसे छोटी यूनिट, अर्थात सबसे छोटी साउंड वो हो जिसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। सबसे मूल इकाई जो होती है वो लेटर होती है। अर्थात लेटर्स आर द स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ लैंग्वेज विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि लेटर्स ऐसे साउंड होते हैं जिसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, वो लेटर्स कहलाते हैं। आई होप आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर हुआ ना। तो आइए आगे देखते हैं। लेटर्स को जब डिवाइड किया गया ना, तो इसके कई पार्ट बना दिए गए, जैसे वोवेल्स साउंड के अकॉर्डिंग, सेकेंड कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स, और थर्ड एक और निकल के आ जाता है यहीं से, सेमी वोवेल्स। वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स और सेमी वोवेल्स। अगर आप इनकी हिंदी भी लिखना चाहें तो वोवेल्स की हिंदी होती है स्वर, कॉन्सोनेंट्स की हिंदी होती है व्यंजन, और सेमी वोवेल्स की हिंदी होती है अर्ध स्वर। इट मीन्स जो लेटर्स है ना, तो साउंड एक ही तरह की तो होती नहीं है। साउंड हमारे बॉडी से रिलेटेड है, तो बॉडी से अलग अलग तरह की साउंड्स निकलती हैं। तो उन्हीं साउंड्स को ध्यान में रख करके ये लेटर्स को वोवेल, कॉन्सोनेंट्स और सेमी वोवेल्स में डिवाइड किया गया। वोवेल्स की बात किया जाए नंबर, तो ये 5 होते हैं टोटल, जिनमें से आप जानते ही होंगे ए, ई, आई, ओ, यू को वोवेल्स मान लिया गया। और सेमी वोवेल्स की बात किया जाए तो डब्ल्यू और वाई को माना गया सेमी वोवेल्स। और जो कॉन्सोनेंट्स हैं ये टोटल 21 है, और ये 5 है तो टोटल 26 होगा। इन्हीं कॉन्सोनेंट्स में से डब्ल्यू और वाई को सेमी वोवेल्स मान लिया गया। कंपटीशन के एग्जाम में पूछ देता है कि डब्ल्यू और वाई है, या डब्ल्यू, या कोई पूछ सकता है कि डब्ल्यू है, तो आप कॉन्सोनेंट्स न कहकर बल्कि उनको कॉन्सोनेंट्स का एक पार्ट अर्धस्वर कर लिया जाता है, क्योंकि ये भी अपना प्रोनाउंसिएट करने के लिए किसी की हेल्प नहीं लेते हैं। तो आइए अब एक एक पार्ट बाय पार्ट देखते हैं कि वोवेल्स किसे कहते हैं, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं और सेमी वोवेल्स किसे कहते हैं।
तो आइए अब एक एक पार्ट बाय पार्ट करके वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल को देखते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये जो है ये वॉवेल्स है, VOWELS वॉवेल्स। वॉवेल्स में अगर साउंड की बात किया जाए ना तो देखिए ए को जब हम बोलते हैं तो ए साउंड कहां से निकला, वोकल कॉर्ड से। इसकी साउंड जो निकलती है ये वोकल कॉर्ड से, वोकल कॉर्ड मीन्स कंठ से निकलती है। ए, ई, आई, ओ, यू। इट मीन्स ये जितने वॉवेल्स हैं इनका प्रोनाउंसिएशन करने के लिए आपको किसी दूसरे लेटर्स की हेल्प नहीं लेनी पड़ रही है। लेकिन आप दूसरे हाथ में यहाँ आइए, बी, बी किसका हेल्प लिया, ई का, सी भी ई का, डी भी ई का, जेड जेड ये ए का हेल्प लिया, एम ए का हेल्प लिया, पी ई का हेल्प लिया, क्यू यू का। यानी कि जो जितने भी कॉन्सोनेंट्स है ना ये हेल्प किसी चीज का ले रहे हैं तभी जाके बोल पा रहे हैं। और वो किसका हेल्प ले रहे हैं, तो वॉवेल्स का हेल्प ले रहे हैं। एक बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई कि वॉवेल्स वह साउंड है ना जिसको बोलने में किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ रही है। वॉवेल्स वह साउंड है जिसको बोलने में किसी भी दूसरे लेटर की हेल्प नहीं लेनी पड़ रही है, जबकि कॉन्सोनेंट एक ऐसी साउंड है जिसको बोलने में वॉवेल्स की हेल्प लेनी पड़ रही है। कॉन्सोनेंट एक ऐसी साउंड है जिसको बोलने में किसकी हेल्प लेनी पड़ रही है, वॉवेल्स की। और जबकि वॉवेल ऐसी साउंड है जिसको बोलने में किसी दूसरे लेटर का हेल्प ही नहीं लेना पड़ता है। वॉवेल्स इंडिपेंडेंट होता है। वॉवेल्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र होता है। वॉवेल्स क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ये बोलने के लिए किसी भी दूसरे लेटर का हेल्प नहीं लेता है। जबकि कॉन्सोनेंट होता है ये डिपेंडेंट होता है। किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो वॉवेल के। इट मींस कॉन्सोनेंट का जब साउंड निकालेंगे ना तो वॉवेल्स के हेल्प के अकॉर्डिंग ही कॉन्सोनेंट की साउंड निकलेगी। और ये जो वॉवेल है वो किसी की हेल्प नहीं लेगा। तो कह सकते हैं वॉवेल्स आर द स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ लैंग्वेज व्हिच कैन बी स्पोकन विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर। एक बार फिर से, वॉवेल्स आर द स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ लैंग्वेज व्हिच कैन बी स्पोकन विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर। जबकि कॉन्सोनेंट की बात किया जाए ना तो कॉन्सोनेंट्स आर द स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ लैंग्वेज व्हिच कैन नॉट बी स्पोकन, नहीं बोल पाएंगे विदाउट हेल्प ऑफ वॉवेल। हेल्प इट मींस वॉवेल के हेल्प के बिना इसको बोल नहीं सकते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कॉन्सोनेंट्स आर द स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ लैंग्वेज व्हिच कैन बी स्पोकन विद द हेल्प ऑफ वॉवेल। यानी कि वॉवेल के अकॉर्डिंग, अर्थात स्वर भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसको बोलने में आप किसी की सहायता नहीं ले रहे हैं, किसी दूसरे अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और व्यंजन भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसको बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर। और आपको बस यही याद करना है कि डब्ल्यू और वाई दो ऐसे लेटर हैं जिनको अर्ध स्वर इट मीन सेमी वॉवेल्स कहा गया है। सेमी वॉवेल्स डब्ल्यू और वाई दो ऐसे हैं लेटर जिनको वॉवेल्स सेमी वॉवेल्स कहा गया। अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डब्ल्यू और वाई को सेमी वॉवेल्स क्यों कहा जाता है, तो इसका कोई खास रीजन नहीं मिला अभी तक। लेकिन ये कह सकते हैं कि जो डब्ल्यू है इसका जब उच्चारण करना पड़ रहा है ना तो डब्ल्यू और यू दो वॉवेल्स की हेल्प ले रहा है। और जो वाई है ये भी दो वॉवेल्स की हेल्प ले रहा है। तो एक कह सकते हैं कि स्वर और व्यंजन के बीच की एक यूनिट है डब्ल्यू और वाई, इनको सेमी वॉवेल्स माना गया। तो आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। आइए इसके आगे देखते हैं क्या है। अब आगे देखा जाए ना तो बात आती है हम लोग क्या क्या देख चुके हैं। सबसे पहले लैंग्वेज देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इसमें अल्फाबेट यानी वर्णमाला, इसमें लेटर्स देखे, लेटर्स के 3 पार्ट देखे, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वॉवेल। अब आता है नंबर वर्ड का, वर्ड किसे कहते हैं। तो जैसे आपको यहाँ देखने को मिल सकता है कि अगर बात किया जाए यहाँ पर लिखे ए क्या है, लेटर है। लेकिन इसमें एक और लेटर जोड़ दिया जाए, एक और लेटर जोड़ दिया जाए, एक और लेटर जोड़ दिया जाए, एक और लेटर, अब ये पूरा लेटर का कॉम्बिनेशन हो गया। और लेटर का कॉम्बिनेशन है, इसका अर्थ भी निकलता है एप्पल, एप्पल मीन्स सेव। तो ये एक वर्ड हो गया। उसी तरह से मान लीजिए आप लिख दिए GOOD, ये सब लेटर्स हैं, लेटर मिल गए तो एक वर्ड बन गए। उसी तरह से
मान लीजिए लिख दिए KITE काइट, ये सब वर्ड बन जा रहे हैं। इट मीन्स कह सकते हैं जैसे यू लिखे P, अप मीन्स ऊपर, ON ऑन मीन्स पर, ऊपर, ASH, S मीन्स राख, ASH मीन्स राख। तो कह सकते हैं ना कि कह सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा, दो या दो से अधिक लेटर्स का एक ऐसा ग्रुप, दो या दो से अधिक अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है। देखिए एप्पल मीन्स गुड मीन्स अच्छा, काइट मीन्स पतंग, अप मीन्स ऊपर, ऑन मीन्स भी ऊपर के लिए, एस मीन्स राख। इट मीन्स दो या दो से अधिक अक्षरों का ऐसा समूह ना जिसका कोई अर्थ निकलता हो। सबसे मेन पॉइंट है विच मेक्स अ सेंस कंप्लीट, विच मेक्स अ सेंस, कोई न कोई सेंस निकलता हो तो उसको क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। इट मीन्स दो या दो से अधिक लेटर्स का एक ऐसा ग्रुप जिसका कोई सेंस निकलता हो वो क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। वर्ड मीन्स शब्द। इट मीन्स शब्दों को मिलाने, शब्दों को बनाने के लिए दो या दो से अधिक लेटर्स की जरूरत पड़ेगी। शब्द इसकी एक दूसरे से रिलेटेड है, अल्फाबेट आया, लेटर्स आया, लेटर से रिलेशन है वर्ड का। इट मीन्स दो या दो से अधिक जब हम मिला देंगे लेटर्स को और उनका कोई मीनिंग निकलेगा तो कह देंगे कि वो वर्ड है। मीनिंग नहीं निकले फिर भी अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर है तो वर्ड नहीं है। जैसे इसी को लिख दिया जाए ELPPA, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, नहीं है। गुड को अगर OGD लिख देंगे कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, ये वर्ड नहीं है। वर्ड तभी होगा जब उसका कोई सेंस निकालना चाहिए। तो आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर हो चुका। ठीक है, तब आगे आइए देखते हैं इसके बाद क्या आता है। आइए इसके बाद जो नंबर आता है ना वो फ्रेज का नंबर आता है। फ्रेज किसे कहते हैं, तो फ्रेज की हिंदी जो होती है ना वो वाक्यांश होती है। फ्रेज में जैसे यहाँ पर हम लिखे अगर कोई वर्ड, जैसे ए अराउंड द कॉर्नर, ये देखिए अराउंड भी एक वर्ड है, द भी एक वर्ड है, कॉर्नर भी एक वर्ड है, लेकिन इन तीनों वर्ड्स को मिला दिया जाए तो कोई मीनिंग निकल रहा है नहीं। अराउंड द कॉर्नर में कोने के चारों तरफ। उसी तरह से तो यहाँ इन द मॉर्निंग, इन भी एक वर्ड है, द भी एक वर्ड है, मॉर्निंग भी एक वर्ड है, लेकिन इन सबको मिला दिया तो मीनिंग निकल रहा है कि सुबह में। ऑन द टेबल यानी कि मेज पर, ऑन द रोड यानी कि सड़क पर, इन सबको मिलाने पर यानी कि वर्ड को जब ज्यादा मात्रा में यानी दो या दो से अधिक वर्ड मिला देंगे तो उसकी भी एक अगर मीनिंग निकले, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए उसमें कि उसमें न तो कोई सब्जेक्ट हो और न तो कोई वर्ब हो। इट मीन्स उसमें सब्जेक्ट या प्रेडिकेट यानी सब्जेक्ट और वर्ब का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए, बस वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए लेकिन उसका मीनिंग निकालना चाहिए। जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड होगा लेकिन सब्जेक्ट वर्ब नहीं होगा तो कोई सेंटेंस नहीं फॉर्म कर पाएगा, सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट होगा। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा तो उसकी कोई मीनिंग निकलेगी, उसी को हम लोग फ्रेज कहते हैं। फ्रेज, फ्रेज न एक सेंटेंस नहीं होता है, सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है, उसमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना कोई वर्ब होती है, कोई एक्शन की भी डिनोट नहीं कर पाता है, लेकिन एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं, ऑन द टेबल, अपॉन द बेंच, इन द रिवर, ऑन द रोड, इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, माई फादर, माई एल्डर ब्रदर्स, जितने ऐसे वर्ड्स हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो उनको फ्रेज कहा जाता है। ये भी क्लियर। तो आइए आगे देखते हैं क्या बच्चों। इसके बाद जो नंबर आता है ना वो आता है क्लाउज का। क्लाउज किसे कहते हैं, मन में क्वेश्चन तो उठ रहा होगा, आइए क्वेश्चन का समाधान है ना यहाँ। क्लाउज इसे कहते हैं, जैसे यहाँ पर मैं एक छोटा सा दो वर्ड लिखूं कि ही गोज, तो आप कहेंगे कि सर ये सब्जेक्ट है और ये एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है क्या, तो आप कहेंगे नहीं ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। तो बस क्लाउज की डिफिनेशन यही तो है कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें एक सब्जेक्ट हो एक वर्ब हो। इट मीन्स कह सकते हैं एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो लेकिन उसमें कोई ऑब्जेक्ट ना हो, उसी को कहा जाता है क्लाउज। क्लाउज में ग्रुप ऑफ वर्ड भी होगा लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होंगी, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो क्या ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इसकी
अगर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट वगैरह नहीं रहेगा तो क्या इसका अर्थ कंप्लीट निकलेगा? नहीं निकल पाएगा। तो कहेंगे कि क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच गिव्स अ सेंस। सेंस तो देता है, ही गोज माने वह जाता है, लेकिन कहाँ जाता है नहीं पता। यानी कि ऑब्जेक्ट चाहिए, पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस सेंटेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट में नहीं है यहाँ, तो इसको हम लोग एक सेंटेंस नहीं कहेंगे, इसको क्लॉज कहेंगे। ही गोज मीन्स वह जाता है, कहाँ जाता है पता नहीं, सेंटेंस नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं तो कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। तो एक शब्द में कह सकते हैं कि क्लॉज वाक्य का ही एक भाग होता है जिसका अर्थ तो निकलता है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं निकल पाता है, तो उसे क्लॉज कहते हैं। इट मींस क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, या फिर कह सकते हैं क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब बट नॉट एनी ऑब्जेक्ट। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच गिव्स अ सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, इज कॉल्ड क्लॉज। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। बिल्कुल आप बताते रहिए क्या क्या क्लियर हुआ। एग्जाम्पल्स की बात किया जाए, कह दिया जाए ही वांट्स, अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो कह दिया जाए ही इट्स, वह खाता है, क्या खाता है नहीं पता। व्हेन यू कम टू माई होम, व्हेन माने जब, यू कम माने तुम आओगे, माई होम माने मेरे घर। अब देखिए इसका अर्थ निकल रहा है क्या, जब तुम मेरे घर आओगे। अब क्या है भाई, अर्थ तो कुछ नहीं निकल रहा है इसका, कंप्लीट मीनिंग कुछ दे रहा है, जब तुम मेरे घर आओगे नहीं ना, तो इसको भी क्या बोलेंगे, क्लॉज कहेंगे। और एग्जांपल देखा जाए, जैसे लिख दूं मैं यहाँ कि इफ यू वर राधा, यदि तुम राधा होते, तो क्या भाई राधा होते तो क्या करते, कुछ अर्थ निकल रहा है इसका कंप्लीट, लेकिन फिर भी इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, तो यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब होने के बाद भी अगर अर्थ न कंप्लीट निकले उसको क्लॉज कहते हैं। क्लॉज में डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, कई तरह के क्लॉज होते हैं। इन सबको हम लोग क्लॉज वाले चैप्टर में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर बेसिक क्लॉज किसे कहते हैं, तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्लॉज के बाद ही जिसका नंबर आता है उसका नाम क्या है, सेंटेंस। यहीं से आप लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं, जो कि क्लास 9th से स्टार्टिंग है इसकी। बेसिक इंग्लिश की भी स्टार्टिंग लगभग यहीं से हो जाती है। सेंटेंस इसको क्या कहते हैं भाई, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक सेंटेंस लिखूं कि सी ईट्स एन एप्पल, वह क्या खाती है भाई, एक सेव। तो आप कहेंगे कि सर ये जो है सी, ये आपका सब्जेक्ट है, इट्स जो है वर्ब है, और एन एप्पल क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी कि सेंटेंस जो है, सेंटेंस शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होता है, और ये कंप्लीट सेंस देता है। कंप्लीट सेंस देने के लिए सेंटेंस का होना जरूरी है। It means sentence is a group of word which makes a complete sense is called sentence। ये शब्दों का ही समूह होगा, लेकिन इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। तो आप अगर अच्छे से इसको करना चाहते हैं तो लिखेंगे कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस विच हैव अ सब्जेक्ट, अ वर्ब एंड एट लीस्ट अ ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट होना है तभी जाकर के सेंटेंस पूरा कहलाता है। तो आई होप आपको सेंटेंस भी क्लियर हो चुका कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, इट मींस सेंटेंस शब्दों का एक ऐसा समूह होता है विच मेक्स अ सेंस, जिसको जो एक सेंस देता है। सॉरी, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, सेंटेंस शब्दों का एक ऐसा समूह होता है विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जो कि पूर्ण अर्थ निकलता है, उसको क्या कहते हैं, सेंटेंस। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करके लैंग्वेज से लेकर के सेंटेंस तक पहुंच चुके हैं इस वीडियो में। अब आगे वीडियो ज्यादा लंबा ना हो तो इसके आगे की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, के बाद जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने हैं, सेंटेंस के बाद क्या क्या आते हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ये सब कुछ जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो इसके प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।